Good morning, students. We are in the process of revising our syllabus of physics. The question number 1 for the revision is what conclusion we will find out with the help of this diagram. Students, ये एक डायग्राम दिया गया है जिसकी हेल्प से आपको ये बताना है कि आप इसमें क्या समझ रहे हैं. दिस इज ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ. इट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. इट इज वाई एक्सिस and distance is taken on it. Okay, this is distance and it is time graph, timeline. It is our timeline, students. Actually यहाँ पे टाइम जो हम लेंगे वो सेकेंड्स में लेंगे. Unit is for the time, unit is second, and for distance our unit is in meters. Okay, now if we find a line in this way, means a straight line, so our question is what we can understand with the help of this straight line. With the help of this straight line we get what we get? This is a uniform speed because distance versus time है. ये distance upon time से हमें मिलती क्या चीज़ है? Speed मिलती है. And because this line is not diverting anywhere, it is a fixed 45 degrees angle. Therefore, this is what? This is our uniform motion, uniform speed of this question. In this question we can find out a result of uniform speed. Okay, now we are taking our second question. What can you say about the motion of a body whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? Students, this is the question number 2. In this distance time graph, comes a line parallel to time axis. Okay, if you are getting this line parallel to time axis or x axis, then what is the conclusion? Then students, see, if the object was on A and this is your x distance, ये 0 है. This is your 0 point. 0 से स्टार्ट किया इसने, A तक गया. A की डिस्टेंस x है या सपोज 5 मीटर्स है. रेस्ट एश्योर्ड कि ये मान लीजिए कि ये सिर्फ 5 मीटर्स है. अगर ये 5 मीटर्स है तो स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर पे ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है, मगर इसके बाद ये ना अप हो रहा है, टाइम इंक्रीज लगातार हो रहा है, मगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बनाए हुए है. सो ये क्या है? दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन 5 मीटर फिक्स. इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट. दिस शोज ऑब्जेक्ट इन रेस्ट. ये आंसर आ गया आपका. ओके, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म स्पीड, एंड इस वाले में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज what is the conclusion you can draw about the acceleration of a body? Now the graph, nature of graph is changed. Y-axis we have speed. On y-axis we have speed and on x-axis we have time. When the graph is plotted in between speed and time, what happens? Speed and time के लिए जब ग्राफ रहेगा तो कंक्लूजन कैसे निकलेंगे हमें ये बताना है. तो
स्पीड टाइम ग्राफ से हमें क्या चीज मिलती है? डिस्टेंस कवर्ड मिल सकता है, और दूसरी चीज जो मिलती है वो होता है एक्सेलरेशन, वेरिएशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ स्पीड एंड टाइम वर्सेस टाइम। तो यहाँ पर जो ये ग्राफ लाइन है, ये जो आपकी ग्राफ लाइन क्या नाम है कि इसकी आ रही है कर्व्ड सरफेस, कर्व आ रहा है, तो इस कर्व का रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? द रिजल्ट फॉर द कर्व सरफेसेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि ऐसे स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, पैरेलल लाइन भी नहीं है, तो ये हमें क्या शो करता है? इट इज नॉन यूनिफॉर्म motion. So students, this question number third is, in question number 3 we get speed time non uniform motion, और ये non uniform motion के बाद में हमें क्वेश्चन है सैटेलाइट गोज राउंड द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 14 मेंशन है पेज पे। अगर सैटेलाइट हमारी अर्थ के राउंड रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है इसके चारों तरफ, मान लो कि हम अर्थ पे हैं, एक सेंटर पे हैं, यहाँ हैं हम, और कोई एक इस तरीके से ये इस अर्थ का रोटेशन करता है। ये कहाँ है? ये ऊपर एयर के अंदर है, कि ये जो चीज़ है ये इस पॉइंट से एयर में दिखाई पड़ती रहती है। तो सैटेलाइट यदि रिवॉल्व कर रहा है हमारी अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में कांस्टेंट स्पीड के साथ, इज द मोशन यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड। अब बात आ जाती है कि ये सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमेगा, और सर्कुलर पाथ के ऊपर जब भी कोई चीज़ घूमती है तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता, वो एक्सेलरेटेड होता है। बिकॉज दो फैक्टर होते हैं, एक तो स्पीड वेरिएशन और दूसरी चीज़ होती है डायरेक्शन। तो यहाँ क्या होगा, मान लीजिए कि ये एक रेडियस के ऊपर था, यहाँ था सैटेलाइट, और इसका डायरेक्शन ये होगा। अब अगले 5 सेकंड के बाद सैटेलाइट यहाँ पहुँच गया तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो इन कंडीशन ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। मीन्स speed is either increasing or decreasing, decreasing then retarded, increasing then accelerated। तो हमारे सैटेलाइट के केस में जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, बल्कि वो मोशन हमारा क्या होता है? That motion is accelerated motion, because although the magnitude of the velocity is constant, but the direction is not constant. Next question. Number 15. What type of motion is represented by, just a minute. Students, now we are going to take up the question number 15 of this page. What type of motion is represented by the tip of a second hand of the watch? Let us now give a diagram for a wristwatch or clock. Here is the center, and it is the, suppose it is center second. सेंटर सेकंड मीन्स वो निडिल जो कि हमें सेंटर वो सेकंड्स बताती है. दिस इज योर 12, दिस इज योर 3, 6 and 9. In this way this circle is divided into the 4 parts. First is 12 to 30, 12 to 3,
second is 3 to 6, and third is 6 to 9, and fourth of course 9 to 12. So in this way, this center second, arm of the second, is moving along a wristwatch. Now what is the question? The question is asking that what type of motion represented by the tip of the second hand and watch in the watch. Is it uniform or accelerated? So students, definitely this is the accelerated motion. Once again, the situation is that the direction of motion is this, and this direction will change in every part of second. That is why the direction is changed but the magnitude is same. So ये magnitude हमें क्या बता रहा है कि magnitude से तो उसी तरीके से चल रहा है, मगर एवरी पार्ट ऑफ सेकंड में इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो हमारा आंसर फिर से एक्सेलरेटेड हो जाता है. ओके, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन with the help of the second arm in a wristwatch. Now there are the fill-ups. If a body moves with uniform velocity, its acceleration is 0. fill-up में जो फर्स्ट fill-up है, fill-up में अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो जो फर्स्ट फिलअप है उसका आंसर है 0, ZERO. करेक्ट. नाउ द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है? ये है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ. इट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके, this is our distance line and this is our time line. This is distance and it is time. This is in seconds and this is in meters, because the unit of distance in our system is meter, m, and the time is in second. Now the slope of distance time graph. See, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें हमेशा, अब ये देखिए मैं अब वेरिएशन समझा रहा हूँ कि ये मान लीजिए ये एंगल था, ठीक है. इन द सेकेंड लाइन व्हाट वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस एंगल इज ग्रेटर, सो दिस स्पीड इज ग्रेटर, and this speed is smaller. So इस तरीके से अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप स्लोप ऑफ लाइन से क्या मिलता है आपको, तो स्लोप हमें क्या देता है? इसमें फिलअप में हम क्या लिखेंगे? सी में the slope of the speed time graph of a moving body gives us distance time graph indicates speed of moving body. So our fill-up is speed. Okay, first is if the body moves with the uniform velocity, its acceleration is 0. The slope से हमें मिल गया आपका स्पीड. अब सी में द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ये था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब हमें स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ चाहिए. स्टूडेंट्स, ये है हमारा स्पीड एंड दिस इज योर टाइम. अब ये अगर इसमें स्लोप है, सपोज
सपोज दिस इज योर स्लोप, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा? स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप हमें हमेशा एक्सेलरेशन बताता है। क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी गिव्स इट्स एक्सेलरेशन, गिव्स इट्स एक्सेलरेशन। Now, I hope it is last but one. In speed time graph, the area enclosed by the speed time curve and the time axis give us. Speed time graph का अगर ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है, इस एरिया से हमें क्या मिलेगा ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स, स्पीड टाइम ग्राफ में ये एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड यहाँ है, टाइम यहाँ है, इससे हमें क्या मिलेगा? डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। सो ये फिलिप्स में फर्स्ट में आ गया 0, सेकंड में आ गया स्पीड, थर्ड में आ गया एक्सेलरेशन, फोर्थ के अंदर आ गया डिस्टेंस कवर्ड। ओके, फोर्थ में इन स्पीड टाइम ग्राफ एरिया डिस्टेंस कवर्ड जो है वो फोर्थ है। डिस्टेंस फोर्थ में 1 2 3 एंड फोर्थ फिलअप में आ गया आपका डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस और डिस्टेंस कवर्ड। सो वी हैव गॉट दिस। नाउ द लास्ट फिलअप। इट इज पॉसिबल फॉर समथिंग टू एक्सेलरेट but not change its speed in its moves in a। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है इट इज पॉसिबल फॉर समथिंग टू एक्सेलरेट बट नॉट चेंज इट्स स्पीड। इसकी स्पीड नहीं बदलेगी मगर एक्सेलरेट वो करेगा। तो स्टूडेंट, उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ कई सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं। इट इज सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन है और स्पीड बढ़ रही है तो आपको तो क्या है? हमारी एक्सेलरेटेड मोशन कहलाती है, यहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है। सर्कुलर मोशन का केस एक ऐसा केस है जिसके अंदर मैंने बार बार समझाया है, 2-3 बार आप लोगों को बताया है कि जब सर्कुलर पाथ के ऊपर कोई चीज़ जा रही है, यहाँ पर मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो फर्स्ट स्टेज में है यहाँ डायरेक्शन ये है, सेकंड स्टेज में आपकी निडल का पॉइंट यहाँ आ गया, डायरेक्शन ये हो गया। तो जब डायरेक्शन बदला और वो नहीं बदल रहा, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं बदल रही है, तो फिर भी वो चेंज हो गया क्योंकि वहाँ वेलोसिटी बदल जा रही है। स्पीड ऑल्दो नहीं बदल रही मगर वेलोसिटी बदल जा रही है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन जरूरी होता है। तो इसलिए सर्कुलर मोशन के अंदर ये चीज़ होती है जो हमने कही है। यस, लो yes, this is our circular motion and we will now take up, students, you have to remember that the question paper, the major part is from the small questions of 1 mark. Yes, तो
ये मेजर पार्ट हम 1 मार्क क्वेश्चन से ही कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादातर स्मॉलर पार्ट डीप में अपनी स्टडी को करना है, स्मॉलर पार्ट में चेंज करते जाना है। स्मॉलर क्वेश्चंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज द मैक्सिमम 2 मार्क क्वेश्चन आर देयर इन दिस chance the paper is consisting. So now we take up some MCQs. MCQ simply means multi choice question. वहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखा होगा और उस पर कई सारे आंसर होंगे, नियरली 4 आंसर्स, उनमें से कोई एक आंसर ही करेक्ट है। आपको वो करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना, टिक करना और अपनी नोटबुक पर मेंशन करना है। ओके, our first question is, a bus increases its speed. MCQs फर्स्ट है हमारा, और इस फर्स्ट में कहा जा रहा है बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर टू 72 किलोमीटर पर आवर। U इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर and V is equal to 72 kilometer per hour. Now students, what he is asking, our question part is saying in 10 second its acceleration. 10 second यहाँ पे क्या चीज दिया गया है, t is equal to 10 second and we have to find out A is क्वेश्चन मार्क। सो इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑल्टरनेटिव आंसर्स दिए जा रहे हैं। फर्स्ट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थर्ड इज 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड फोर्थ वन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, वी कैन कैलकुलेट इट हाउ? V इज इक्वल टू U प्लस AT। इससे पहले आप समझ लें कि जब कभी भी हमें किलोमीटर पर आवर में कोई चीज़ दी हो, जैसे यहाँ 36 किलोमीटर पर आवर दी है और इसे हमें चेंज काय में करना है, मीटर पर सेकंड में, तो इसे हम क्या करते हैं, 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 कर देते हैं। ठीक है, 18 टू जा दिस बिकम हाउ मच, 10 मीटर पर सेकंड। ये क्या था हमारा U। ओके, कि हमारे पास U था 36, V था 72, इनिशियल वेलोसिटी 36, फाइनल वेलोसिटी 72, टाइम 10 सेकेंड। एक्सेलरेशन हमें बताना है, या एक्सेलरेशन को हमें राइट एक्सेलरेशन को टिक करना है। हमारी इनिशियल वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकेंड में कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड नाउ द फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर को जब हम इसी रूल से चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 72 मल्टीप्लाई 5/18 एंड दिस इज 18 4 जा 72 एंड दैट कम्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी विल फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट दैट व्हाट V 20 V इज इक्वल टू U प्लस AT से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। V इज़ 20, A इज़ 10, और सॉरी U इज़ 10, A हमें कैलकुलेट करना है और T की वैल्यू हमारी 10 सेकेंड है। सो स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वी विल डू, दिस 10 कम्स हियर, 20 माइनस 10 कम्स टू 10A। ओके, दैट मीन्स 10 इज इक्वल टू 10A, 10 is equal to 10A और A is equal to 1 meter per second square. So students, in this way we have find out the answer of this MCQ. Our options are 5 meter, 2 meter, 3.6 meter and 1 meter per second square. Therefore, we have a right answer is 1 meter per second square, which is at the extreme right, D part. Okay. 42. A bus moving along a straight line at 20 meter per second. Now, another question.
MCQ number 2. Although these are the 1 mark question, so the calculation level should be little higher, but MCQs will be given to you. A bus moving along a straight line 20 meter per second. एक स्ट्रेट लाइन मोशन में बस का मोशन क्या है? u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. व्हाट हैपेंस नाउ? undergoes an acceleration of 4 meter per second. After 2 seconds, its speed will be what? 20 meter undergoes acceleration of 4 meter per second square. A is equal to 4 meter per second square. And this become how much? This become आफ्टर 2 सेकेंड इट्स स्पीड क्या होगी? आपको ये बताना है. आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद v क्या है? t सेकेंड. तो हमें क्या चेंज करना है? v. स्टूडेंट्स, आवर डाटा इज इनिशियल वेलोसिटी 20, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम टेकन 2 सेकेंड. वी हैव टू फाइंड आउट once again. The formula is same. V is equal to u plus at. And what is that? V को V रहने दीजिए. U की वैल्यू आपके पास 20 है, प्लस एक्सेलरेशन इज 4 and that is multiplied by 2. 20 plus 8 that is 28 मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो गई. In this way, if we look over the options, then लास्ट ऑप्शन डी इज गिवन द 28 मीटर पर सेकेंड. तो आंसर MCQ का क्या हुआ? डी हो गया. ये आपका आंसर आ गया. राइट. नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स. स्टूडेंट्स, ही इज आस्किंग कि स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ से आपको क्या मिल रहा है. ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ है. यहाँ हमारी हो जाती है स्पीड. इफ दिस इज आवर स्पीड एंड दिस इज आवर टाइम. अब स्पीड टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देता है? स्टूडेंट्स, इट इज a comparison of these two speeds and 2 times, means v minus u upon t एक तरीके से निकल रहा है. तो डेफिनेटली ये क्या दे रहा है? v माइनस यू अपॉन टी हमें हमेशा क्या देता है? दैट इज एक्सेलरेशन. a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. तो इससे हमें 2 डिफरेंट स्पीड मिल सकती हैं. तो इसलिए इससे हमारा आंसर क्या हो गया? एक्सेलरेशन. आप आंसर्स में ऑप्शन देख पा रहे हैं. इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? दैट इज सी ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन एक्सेलरेशन इज देयर. तो ये आंसर आपका सी है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया under a speed time graph represent a physical quantity which has a unit. speed time graph का एरिया, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अगर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या, ये लीजिए, ये अगर है तो ये क्या देगा आपको, ये पूछा जा रहा है आपसे. सपोज यहाँ से यहाँ तक का आपने एक एरिया ले लिया, यू हैव डन इट. ओके. तो ये इससे हमें क्या मिल जाएगा? स्पीड टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकालते हैं ग्राफ लाइन और टाइम एक्सिस के बीच में, तो हमें क्या मिलेगा? इट गिव्स अस डिस्टेंस कवर्ड. डिस्टेंस कवर्ड, ये हमारा आंसर हो गया. और जब डिस्टेंस कवर्ड हमारा आंसर हो गया तो स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पे हमें यूनिट्स दी हुई हैं, यूनिट में दिया हुआ है, और ये यूनिट हैं क्या हमारी? ये यूनिट्स हैं मीटर.
ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो सर ए इज योर आंसर एंड दैट इज मीटर। क्लियर? दिस इज द यूनिट एंड राइट आंसर इज ए। राइट आंसर जो है ऑप्शन में वो ए है, वो है मीटर। ये आपका आंसर हुआ। नाउ द नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट proportional to the square of time, then the object is moving with uniform velocity, uniform acceleration, increasing acceleration, decreasing displacement of an object proportional to the square of time. Displacement means s अपॉन टाइम स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर इसे हम चेंज करना चाहें तो इसकी यूनिट हो जाती है मीटर, और ये क्या हो जाएगा टी टाइम स्क्वायर, और अगर इसे टाइम को लिखें हम यूनिट में तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये यूनिट काहे की है, एक्सेलरेशन की है। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा एक्सेलरेशन, और वो आंसर कहाँ है, यूनिफॉर्म, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आंसर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, तो यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। It is uniform acceleration। 46 के अंदर नंबर ऑफ ग्राफ्स आर देयर, ग्राफ लाइन दिए गए हैं डिस्टेंस टाइम के ग्राफ के अंदर। नाउ वी आर रबिंग ऑफ दिस ड्राइंग, वी आर टेकिंग ए फ्रेश ग्राफ, दिस इज योर ग्राफ, ओके। और यहाँ पे ये है कौन कौन से ग्राफ, डिस्टेंस इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको टाइम। डिस्टेंस मीटर में होता है और टाइम सेकंड में होता है। क्लियर? तो ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ए बी सी डी, ए एक आपको ये दिया है ए, इसके नीचे यहाँ पर बी है, और ये दोनों सी और डी हैं, ये सी है और ये डी है। सो स्टूडेंट्स ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस आपको दिखाए गए हैं। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि 4 cars A, B, C, D are moving on the leveled, on a leveled straight road. Their distance time graph are shown in the figure. Which of the following is correct statement? Car A is faster than the D. Students, A इसका एंगल D से ज़्यादा नहीं है, कम है, इसलिए A is faster than the D wrong है। करेक्ट? B, इसके B में आपसे कहा जा रहा है कार B इज स्लोएस्ट। B को ये स्लोएस्ट बता रहा है, डेफिनेटली एंगल मिनिमम है इसलिए ये स्लोएस्ट है। B का एंगल मिनिमम है इसलिए ये स्लोएस्ट है, और एंगल बढ़ते जा रहे हैं तो वो स्पीडें बढ़ रही हैं उनकी, कंटिन्यूसली इसमें स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, ए बी से ए पर, ए से सी पर और सी से डी पर। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, यूनिफॉर्म। सेकंड ऑप्शन में कहा जा रहा है कार बी इज द स्लोएस्ट, दिस आंसर इज करेक्ट। नाउ द कार डी इज फास्टर देन द कार सी, डी इज फास्टर देन द सी, इट इज ऑल्सो ए करेक्ट आंसर। करेक्ट? and last one is car C is the slowest। तो स्लोएस्ट दो तो हो नहीं सकती, इसलिए ये आंसर हमारा रॉन्ग हो गया।
Last fourth part of the answer is completely wrong. So in this way we have done the right, wrong. In the question number 47, a car mass 1000 kg is moving with the velocity of 10 meter per second. If the velocity time graph for the car is horizontal line parallel to the time axis, then the velocity of car means यहाँ पे क्या है, velocity of 10 meter per second. The velocity time graph for this car is horizontal. Velocity versus time graph, velocity versus time graph है इस क्वेश्चन में आपके पास. यहाँ पर आपको क्या लेना है, वेलोसिटी लेनी है. ये जो है y एक्सिस पे वेलोसिटी है और टाइम एक्सिस x एक्सिस पे टाइम है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपके पास और इसके अंदर एक हॉरिजेंटल है, कार ऑफ मास 1000 kg with a velocity of 10 meter per second. If the velocity time graph for the car is horizontal line parallel to the time axis, then the velocity of car at the end of 25 second. ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, इसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल. अब ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है. अब ये कह रहा है कि ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा, नहीं होगा सर. इट इज द कार इन द स्टेशनरी पोजीशन बिकॉज कार एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड. मान लीजिए कि यहाँ 5, 10, 15, 20 एंड 25 यहाँ हो जाते हैं. कार तो यहाँ पर है बट ये यहाँ से ओरिजिनल वेलोसिटी इसकी इंक्रीज करी, जिस वेलोसिटी पर थी 25 के बाद ये उसी वेलोसिटी पर है. इसलिए ये क्या पूछ रहा है, इसने पूछा ये है कि इज 25 सेकेंड हॉरिजेंटल line parallel to the time axis, then the velocity of car at the end of 25 second will be, वही 25 मीटर पर सेकंड रहेगी जो यहाँ पर थी. ये 25 थी और यही यहाँ पर है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड. ओके, दिस मच ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन डन. हेलो, छोड़ दे बस. So now I have taken up the major part of your questions and therefore we are ending up the class today. Okay, thank you.